लोगों को? यस कौन सी सर। चैप्टर की? हाँ, कौन सी चैप्टर की? जिसका टेस्ट होगा। टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स से ले लो वाला। क्यों ले लूं थर्मोडायनेमिक्स का? थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी नहीं हुई थी ना पिछली बार इतनी अच्छी तरीके से। का अच्छा, मौका एक बार ही मिलता है बेटा। दूसरा भी नहीं, जेई मेन के तो अब सकते हैं। अब तेरा जो है, अगर एग्जाम जेई एडवांस का पेपर खराब हो जाएगा तो तू बोलेगा कि नहीं जो है अभी मुझे एक और चांस देना है। मेन में तो मिल जाएगा सर। अब मेंस में तो 4 मिलेगा। वही तो फायदा है। तो जनरली हर चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं ना, तो एक ही हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, 2 रहते हैं अभी। अच्छा 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 अच्छा। दूंगा सर, तीसरा भी ले लो। जनरली एक ही हुआ है, जो फर्स्ट में आया था थर्मोडायनेमिक्स वो जनरली सिलेबस में आया था। जनरली होता है ना, जनरली। ठीक है, हमेशा वही रूल तो है नहीं। यहाँ स्पेशल है ऐसा सर? हाँ, यहाँ इस चैप्टर में स्पेशल है ऐसा कुछ? देखते हैं, अगर कोई टेस्ट बना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम का टेस्ट होना है। यही दे लो सर, अभी देख लो थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ, देंगे रेस्ट, देंगे। सो तुम जो है रजाई तान करके लंबी रेस्ट कराते हैं तुम्हें। तो डाउट क्लास परसों कर लो, कल की जगह भी थोड़ा रहता है सर। असाइनमेंट वो 80 क्वेश्चन ट्यूटोरियल बची है अभी। अच्छा, संडे को रख लें? यस सर। यहाँ से संडे को रोक लो, ट्यूटोरियल हो जाएगी पूरी। चलो कोई नहीं। टेस्ट कब रखना है भाई जितेंद्र इनका? टेस्ट सर इन्होंने केबीपीवाई के लिए पोस्टपोन करा दिया था, नेक्स्ट वीक करवा दिया था। नहीं नहीं नहीं, केबीपीवाई एग्जाम तो होना नहीं है, इसी वीक होगा टेस्ट। फिर थर्मोडायनेमिक्स का ले लेते हैं संडे को। चेक करो, अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई दूसरा टेस्ट है तो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट रख लो, ताकि से और फिर नेक्स्ट वीक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक अगर है तो, नहीं है तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का ही होगा। फिर तो नेक्स्ट वीक होगा सर केमिकल वाला ना। नहीं नहीं, केमिकल वाला ही हो जाएगा, छोटा सा तो चैप्टर है, क्या है केमिकल में। सर तैयारी नहीं हुई इसकी अभी। तो अरे पहले तैयारी तेरी कभी होती है? वो तो है, पर फिर भी कुछ सही कहने लायक नंबर तो आ ही जाते हैं। 3 दिन जम करके मेहनत करो। दूसरा आज का दिन, सब्जेक्ट भी था सर। आज कल परसों। मैथ्स वैसे ही पीछे सर मेरी। है? मैथ वैसे ही पीछे रहती है। नेक्स्ट वीक ही ले लेना इक्विलिब्रियम वाला। क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम वाला नेक्स्ट वीक ही ले लेना। पहले तो चेक करो, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। तुम्हें देना है क्या टेस्ट? नहीं, ये हमारे सिर पे आकर के बोलते हैं। मैं देखता हूँ। चेक करो, अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई टेस्ट पड़ा हुआ है तो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इक्विलिब्रियम का टेस्ट कोई बात नहीं, अगर ये चाहते हैं तो एक वीक पोस्टपोन। लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं ना, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे नहीं ये लोग, मैं जानता हूँ। टेस्ट होगा तभी तो पढ़ते हैं। अभी चेक तो है करता सर। चेक। अभी अभी तुम कोई टेस्ट मत रखो, देखो कल इनको डाउट क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी परसों। ठीक है सर, ठीक है, ठीक नहीं ले लेंगे सर डाउट परसों तो। ठीक है। देख रहा कैसा है। चलो, तो मैंने लास्ट क्लास में एसिड बेस कंसेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया था, जिसमें तीनों थियरीज का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेक्स्ट कंसेप्ट। लिखो हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स नोट करो। सर लास्ट क्लास में आपने कितना करवाया था? कहाँ थे सर? मैं करनाल से वापस आ रहा था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिन भर करनाल रास्ते में ही थे क्या? नहीं, मैं उस टाइम पे हम निकले थे, मैं वैसे करनाल में ही था 2-4 दिनों से। उसके उसके बाद लेक्चर देखने का तुम्हें 1.5 घंटे का टाइम मिला नहीं पूरे दिन? आपने रात को लेक्चर भेजा और रात को फिर मैं पीएनसी की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देख लेना लेक्चर में, उस कॉन्सेप्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा कहाँ तक, उस हिसाब से मैं पेजेस छोड़ दूंगा ना। अब रोहित बेसिक कराया होगा। पेजेज का मेरे पास तो कोई अंदाजा है नहीं, 6-7 मानस पेज छोड़ बोलियो। दो। भाई 5-6 पेज छोड़ दे। 5 छोड़ दियो भाई। अगर ढंग से लिखना है 5 तो, तो मिनिमम। वरना तो एक में भी हो जाएगा भाई काम। ये ढंग से देखो, लिखना। देखो ये ज्ञान दे रहा है, दिव्य ज्ञान दे रहा है, तो वैसे तो एक पेज में भी हो जाएगा, और ढंग से लिखना है तो 5। सेफ्टी के लिए 5 छोड़ दियो। चलो ठीक है। तो हाइड्रो एसिड का डिटेल लिखो। एसिडिक हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल, acidic hydride of non-metal are called hydroacids. Acidic hydride of non-metal are called hydroacids. Acidic hydride of non-metal are called hydroacids. For example, hydrogen sulfide, HF, HCl, HBr, HI, H2AC, etc. ये सब हाइड्रो एसिड्स हैं। आगे लिखो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स, acidic strength of hydroacids increases. Acidic strength of hydroacids increases. Acidic strength of hydroacids increases on moving from left to right in a period. On moving from left to right in a period. On moving from left to right in a period. एक मिनट बेटा। बच्चों टेस्ट है थर्मोडायनेमिक का सेकंड, वो संडे को हम ले लेते हैं। ठीक है। तो तो संडे सेकंड को किया था। तो डाउट क्लास नहीं है? डाउट क्लास टेस्ट से पहले लेनी है। डाउट क्लास संडे को लेना है आपने। ऐसे जी करना सर। ना सर, टेस्ट से तो पहले ले मंडे लेंगे को ले डाउट लो फिर क्लास। टेस्ट ना, संडे डाउट क्लास, मंडे टेस्ट। संडे ठीक है रख जी, लो सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है क्या सर? मंडे टेस्ट में? नहीं सर। सर मंडे को 12 o'clock रख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। और कॉपी भी रखना। तो क्या लिखा भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे थे हाइड्रोएसिड। Acidic strength of hydroacid increases on moving from left to right in a period. लिख लो, this is due to increase in electronegativity. This is due to increase in electronegativity of atom. This is due to increase in electronegativity of atom. This is due to increase in electronegativity of atom by which hydrogen is attached. By which hydrogen is attached. This is due to increase in electronegativity of atom by which hydrogen is attached. ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट के हाइड्राइड्स को कंसिडर करें तो मीथेन, ठीक है, मीथेन के बाद फिर कार्बन, फिर अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के बाद फिर H2O, H2O के बाद फिर HF। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। तो अगर हम इनका एसिडिक कैरेक्टर को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रो एसिड का बढ़ता है। आप आगे देखोगे जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होता है उस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। जैसे से बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज करेगा। HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और मेथेन सबसे कम। तो ये समझ में आया बेटा? यस यस। इसी तरीके से आप बोल सकते हो जैसे SiH4 है, सिलिकन के बाद फिर फास्फोरस तो फॉस्फीन, और फिर सल्फर आ जाएगा तो H2S, और फिर HCl। तो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे भी वही ट्रेंड फॉलो होगा, HCl सबसे ज्यादा एसिडिक और SiH4 सबसे कम। तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हाइड्रो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब बात आती है ग्रुप में वेरिएशन कैसा होगा, तो नोट करो, लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, acidic strength of hydro acid on moving from top to bottom in a group, acidic strength of hydro acid also increases on moving from top to bottom in a group, acidic strength of hydro acid also increases। देखो this is due to increase in bond length, this is due to increase in bond length of covalent bond, this is due to increase in bond length of covalent bond by which hydrogen is attached, by which hydrogen is attached। इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। This is due to increase in bond length of covalent bond by which hydrogen is attached, by which hydrogen is attached। तो अब जैसे देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं H2O को, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है, या हम कंसीडर कर रहे हैं HF, HCl, HBr, HI। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम ये इंक्रीज कर रहा है। यस। तो इससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। तो हाइड्रो एसिड्स के केस में अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है साइज फैक्टर। सर एक बार पिछला पेज करना। अरे पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है साइज फैक्टर।
हुआ क्लियर? Yes, sir. अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड लिखो, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल which on dissolution in water, which on dissolution in water, which on dissolution in water produces oxo acid, which on dissolution in water produces oxo acid, oxo acid are called acid anhydride, are called acid anhydride. सर एक बार रिपीट करना, बीच में रह गया मेरा। Acidic oxide of metal or non-metal which on dissolution in water produces oxo acid are called acid anhydride. ठीक है, अब आप नोट में लिखो एक इंफॉर्मेशन, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम must be equal in both oxo acid and acid anhydride, must be equal in both oxo acid and acid anhydride, oxo acid and acid anhydride. ठीक है, तो अब जैसे अगर मान लो आपके पास कोई ऑक्सो एसिड है, तो उस ऑक्सो एसिड का एसिड एनहाइड्राइड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले आप इस बात को समझो। जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सो एसिड है H2SO4, अब हमें इसका एसिड एनहाइड्राइड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, H2SO4 से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिमूव करेंगे जिससे इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं, इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होना चाहिए, और पूरा कंपाउंड हाइड्रोजन फ्री हो जाना चाहिए। इससे वाटर को आपको इस तरीके से रिमूव करना है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो और पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्री हो जाए। फिर उसके बाद बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है उसको एक फॉर्मूला यूनिट में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा H2O, अब बच गया एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, तो SO3। तो अब आप देखो ये जो SO3 है, SO3 is acid anhydride of H2SO4, SO3 is acid anhydride of H2SO4। अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में देखोगे तो यहां भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। Yes, sir. यस इसी तरीके से अगर मान लो हमने कंसीडर किया HNO3 को, मैंने बोला इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं, तो यहां तो एक ही हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल अगर आपको एक भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Yes, sir. अब 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O रिमूव हो गया, बाकी क्या बच गया, 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, तो N2O5। Yes, sir. तो N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। दोनों में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +5।
इसी तरीके से अगर मान लो हम कंसिडर कर रहे हैं H3PO4 को, अब इसमें भी आप देखो 3 हाइड्रोजन है, तो इंटीग्रल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर सकते हो। अब बच गया 2 फास्फोरस और 5 ऑक्सीजन, तो प्लस P2O5। तो P2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, दोनों में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे +5। ऐसे अगर आप कंसिडर करते हो HClO4 को, अब HClO4 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 275. इसके भी आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, H2O रिमूव कर दिया, एनहाइड्राइड इसका क्या बन गया? CO2O7. C2O7। यस ठीक है। अगर हम कंसिडर करें H4P2O7 को, बताओ इसका एनहाइड्राइड क्या है? कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे? 2H2O. 2H2O एनहाइड्राइड Plus P2O5. P2O5 P2O5. P2O5 and nitrogen. अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड ये है, दूसरे ऑक्सो एसिड का भी यही एनहाइड्राइड है। Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको कंसिडर करते HPO3, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? H2O plus P2O5. P2O. हाँ, तो यहाँ पे भी आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे, H2O प्लस P2O5। आप देख रहे हो कि इसका भी एनहाइड्राइड जो है वो P2O5 है। तो अगर एक ही एसिड एनहाइड्राइड के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 ऑक्सो एसिड ऑब्जर्व होते हैं, तो फिर उन ऑक्सो एसिड के नेम में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, और वो प्रीफिक्सेस होते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पायरो। ऑर्थो, मेटा एंड पायरो। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिख लो। इफ मोर देन वन ऑक्सो एसिड possess same acid anhydride, if more than one oxo acid possess same acid anhydride, if more than one oxo acid possess same acid anhydride, then their name is differentiated by prefixes. Then their name is differentiated by prefixes ortho, meta and pyro as follows. सर पैरा क्यों नहीं है पायरो? नहीं, यहाँ पे पैरा नहीं यूज करते, पायरो यूज करते हैं। वो आर्थो, मेटा, पैरा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो आर्थो, मेटा एंड पायरो एज फॉलोज। अब देखो कैसे हम कंसिडर करते हैं। तो बोलते हैं कि जो ऑक्सो एसिड एनहाइड्राइड के मिनिमम हाइड्रेशन से बनता है, उसके लिए मेटा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो those oxo acid which are produced by minimum hydration of acid anhydride
minimum hydration of acid anhydride, those oxo acid which are produced by minimum hydration of acid anhydride possess meta prefix in their name, possess meta prefix in their name. तो अब जैसे देखो मिनिमम हाइड्रेशन मतलब एक वाटर, तो इससे बन जाता है ये HPO3। तो ये जो HPO3 है इसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से देखो P2O5 को अगर हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, अभी लिखना नहीं इसको, तो यहां पे बन जाएगा H3PO4, नहीं H4P2O7, H4P2O7। ठीक है, तो जो ऑक्सो एसिड इंटरमीडिएट हाइड्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसके साथ पायरो प्रीफिक्स लगता है, इस बात को नोट कर लो। देखो ऑक्सो एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरमीडिएट हाइड्रेशन, ऑक्सो एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय intermediate hydration of acid anhydride possess pyro prefix in their name। इंटरमीडिएट के बाद क्या सर? Intermediate hydration of acid anhydride, intermediate hydration of acid anhydride possess pyro prefix, तो हम इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब लिखो ऑक्सो एसिड which is produced by maximum hydration, ऑक्सो एसिड which is produced by maximum hydration of acid anhydride, ऑक्सो एसिड which is produced by maximum hydration of acid anhydride possess ortho prefix in their name, possess ortho prefix in their name। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ ऑर्थो प्रीफिक्स को यूज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। अब देखो अगर एक ऑक्सो एसिड के, एक एनहाइड्राइड के दो ऑक्सो एसिड ऑब्जर्व होते हैं, एक एनहाइड्राइड है अगर उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ दो ऑक्सो एसिड ऑब्जर्व होते हैं, तो फिर उनके लिए सिर्फ ऑर्थो और मेटा प्रीफिक्स को यूज किया जाता है, पायरो को नहीं यूज करते। मतलब जो इंटरमीडिएट हाइड्रेशन वाला केस है वो नहीं होगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन मिनिमम हाइड्रेशन दो ही केसेस रह जाएंगे, तो वहां पे क्या क्या प्रीफिक्सेस यूज किए जाएंगे? ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है, इस बात को नोट में लिख लो। इफ ओनली टू ऑक्सो एसिड आर फॉर्म्ड
are observed corresponding to a given anhydride, if only two oxo acid are observed, if only two oxo acid are observed corresponding to a given acid anhydride, corresponding to a given acid anhydride, then ortho prefix is used in case of maximum hydration. Ortho prefix is used in case of maximum hydration, and meta prefix is used in case of minimum hydration. और अगर मान लो कि एसिड एनहाइड्राइड के करस्पॉन्डिंग एक ही ऑक्सो एसिड है तो फिर कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते। Yes. तो ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक बात और समझ लेना कि जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड का है वही ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ उनके करस्पॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड का भी होगा। जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं HClO4, H2SO4 और H3PO4 को, या मान लो HNO3 को, अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है, HClO4 सबसे ज्यादा, HNO3 सबसे कम। तो इनके करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड जो है उनके भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही रहेगा। तो इसका एनहाइड्राइड है Cl2O7, इसका एनहाइड्राइड है SO3, इसका एनहाइड्राइड है N2O5, इनका भी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यही रहेगा। समझ में आया? Yes. मतलब क्लोरीन का ऑक्साइड जो है ये Cl2O7, ये इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे कम एसिडिक होगा। इधर पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और नाइट्रिक एसिड सबसे कम एसिडिक होगा। बाकी इनके नेम में कब इक लगता है, कब अस लगता है, कब हम प्रीफिक्स पर लगाते हैं, कब हम प्रीफिक्स हाइपो लगाते हैं, ये सब बात मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में उनमें बताया था। ठीक है? जैसे एनायन है तो एनायन के नेम में कब एट लगता है, कब एनायन के नेम में आइट लगता है। यस सर। ठीक है, तो क्या बताया था, अगर एसिड के नेम के एंड में इक आता है तो एनायन के नेम के एंड में क्या आता है, एट। और अगर एसिड के नेम के एंड में अस आता है तो एनायन के नेम के एंड में क्या आता है, आइट। यस सर। ठीक है, इक के करस्पॉन्डिंग एट और अस के करस्पॉन्डिंग आइट। तो अगर इक एसिड है तो एट आयन, और अगर अस एसिड है तो आइट आयन। ठीक है ना? जैसे जैसे नाइट्रस एसिड है तो उसका एनायन क्या हो जाएगा, नाइट्राइट आयन। नाइट्रेट आयन। और अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसका एनायन क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड है तो उसका एनायन क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट आयन। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स नोट करो। लिखो एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड कंटेनिंग, एसिडिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन essentially, acidic compound containing oxygen and hydrogen essentially, acidic compound containing oxygen and hydrogen essentially
along with a third element, along with a third element, either metal or non-metal, along with a third element, either metal or non-metal. तो तीसरा एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, either metal or non-metal, are called oxoacids. Are called oxoacids. Are called oxoacids. पैरा चेंज करके लिखो. लिखो, if third element is metallic, if third element is metallic, then compound will be acidic. If third element is metallic, then compound will be acidic. Then compound will be acidic. Then compound will be acidic only when then compound will be acidic only when if number of oxygen is greater, only when if number of oxygen is greater than that of number of hydrogen. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर तीसरा एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो मेटालिक है, तो कंपाउंड तभी एसिडिक हो सकता है जब ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा है. अगर तीसरा एलिमेंट नॉन मेटालिक है तो ऐसी कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, इस बात को नोट कर लेना. However, if third element is non-metallic, then no such condition is required. No such condition is required. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4 है, H3PO2 है. अब देखो, इसमें तीसरा एलिमेंट नॉन मेटालिक है, इसलिए हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होने पे भी ये एसिडिक है. H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है, H2CrO4 है. अब यहाँ क्रोमियम मेटल है, देखो ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये एसिडिक है. HMnO4 है, HClO4 है, H4P2O7 है, HNO3 है. अब अगर आप इसको कंसीडर करो H3AlO3, तो ये एसिडिक नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरा एलिमेंट मेटल है और ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर है, जबकि मेटल के केस में ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा होगा, इसलिए ये एसिडिक नहीं होगा. इट्स ठीक है ना? यस. तो अब बात आती है कि ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो नोट कर लो. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, determination of order of acidic strength of oxo acid, determination of order of acidic strength of oxo acid. तो इसमें नोट करो,
देखो, फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड, following three methods are used for determination of acidic strength of oxo acid. Following three methods are used for determination of acidic strength of oxo acid. अब वो तीन मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। पहले आप नेम लिख लो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड है। नंबर 3 क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन मेथड। ये तीन मेथड को हम यहां पे कंसिडर करते हैं ऑक्सो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखो बेटा, इसका डिटेल लिखो। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस, this method is applicable only in those cases where central atom is common, central atom is common, ये कंडीशन है। central atom is common and single central atom is present inside the compound, and single central atom is present inside the compound। तो जो एसिडिक कंपाउंड है वो मोनोसेंट्रिक होना चाहिए, पॉलीसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, और सब में सेम सेंट्रल एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज कर सकते हो। तो अब आप नोट करो, लिखो इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड as the oxidation number, in this method as the oxidation number, in this method as the oxidation number of central atom increases, in this method as the oxidation number of central atom increases, in this method as the oxidation number of central atom increases, acidic strength of oxo acid also increases, acidic strength of oxo acid also increases। Repeat your answer. In this method as the oxidation number of central atom increases, acidic strength of oxo acid also increases, acidic strength of oxo acid also increases। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HClO4, HClO3,
HClO2 HClO, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे अगर एक ही सेंट्रल एटम के 4 ऑक्सो एसिड हैं तो 2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड हैं उनके नेम के एंड में क्या आएगा, एक, और जो 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड हैं उनके नेम के एंड में क्या आएगा, अस। ठीक है, और ये तो सफिक्स की बात हो गई, सफिक्स। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पर, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हाइपो। ये यानी कि इसका नेम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, कोई प्रीफिक्स नहीं तो क्लोरिक एसिड। इसका इसके साथ भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, क्लोरस एसिड। इसके साथ प्रीफिक्स है हाइपोक्लोरस। ठीक है। अब अगर आपको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो आप देख रहे हो कि सब में सेंट्रल एटम कॉमन है, सेम सेंट्रल एटम सब में प्रेजेंट है। यस। और सेंट्रल एटम ये एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, कॉमन सेंट्रल एटम है, सिंगल सेंट्रल एटम है। तो अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कंसिडर करो तो यहाँ पे +7, यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो HClO4 का सबसे ज्यादा, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO। ये आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस। यस सर। अब जैसे हमारे पास H2SO4 है और H2SO3 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ही ऑक्सो एसिड है, तो यहाँ पे सिर्फ सफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स नहीं लगाओगे। ठीक है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके साथ लग जाएगा एक और इसके साथ क्या लग जाएगा, अस। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ये सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, सिंगल सेंट्रल एटम कॉमन सेंट्रल एटम है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। हुआ क्लियर? यस सर। अब इसी तरीके से अगर आप कंसीडर करते हो HNO3 को और HNO2 को, HNO3 HNO2, अब इसमें भी वही बात होगी, सिंगल सेंट्रल एटम कॉमन सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5, यहाँ पे +3, तो HNO3 is more acidic than that of HNO2। यस सर। ठीक है, एक इसका एक्सेप्शन भी आता है। अब जरा इनको देखो, S3PO4, S3PO3, S3PO2। अब देखो इसमें भी सिंगल सेंट्रल एटम कॉमन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी +3 है और इसकी +1। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था और इसको सबसे कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली इसका उल्टा ऑर्डर होता। ये एक्सेप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस इसको एज ए एक्सेप्शन ही याद रखो।
जो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें रिवर्स ऑर्डर है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर है ना उसका रिवर्स ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का है। बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑर्डर में ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, Yes. बाकी मेथड से भी ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता बेटा। Phosphorus oxo acid के केस में ही है ना सर बस? हाँ हाँ, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के केस में ही है ये। अब दूसरा मेथड लिखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड। नोट करो, this method is applicable only in those cases where central atom is common and single central atom is present inside the compound. This method is applicable only in those cases where central atom is common and single central atom is present inside the compound. अच्छा, जो अभी ये वाला केस मैंने बताया फास्फोरस का, इसमें आप देखो ये 3 एसिड्स हैं सेम सेंट्रल एटम के करस्पॉन्डिंग। जैसे क्लोरीन वाले केस में तो 4 एसिड थे, यहाँ पे 3 एसिड हैं। ये 2 एसिड वाले केसेस में तो आपने देखा सिर्फ सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स नहीं लगाते। 4 के केस में अगर आप देखो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं, और फर्स्ट टू जो टॉप 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केसेस हैं उनमें एक सफिक्स, और जो बॉटम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केसेस हैं उनमें असफिक्स लगाते हैं। बात आती है कि अगर 3 ऑक्सो एसिड है तब क्या करोगे? तो 3 ऑक्सो एसिड के केस में बोलते हैं कि जो मैक्सिमम वाला है उसके साथ तो लगाते हैं 1, मैक्सिमम वाले के साथ क्या लगाते हैं 1, और जो 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनके साथ क्या लगाते हैं सफिक्स। और अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स जो है सिर्फ जो मिनिमम वाला है ना उसके साथ लगता है, हाइपो। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो ये पहला वाला हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, दूसरा वाला हो जाएगा फास्फोरस एसिड, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये सब अच्छे से समझ लेना भाई। बताया हुआ है स्टार्टिंग में। हाँ बताया हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है ना। वो तो है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड, तो इसमें आपने क्या लिखा? दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस वेयर सेंट्रल एटम इज कॉमन एंड सिंगल सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द कंपाउंड। ये लिखा है ना? Yes. Yes, sir. अब आगे नोट करो, इसी में लिखो इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, in electron dot structure of oxo acid, in electron dot structure of oxo acid, in electron dot structure of oxo acid,
as the number of terminal oxygen atom, as the number of terminal oxygen atom increases in electron dot structure of oxo acid, as the number of terminal oxygen atom increases, as the number of terminal oxygen atom increases, their acidic strength also increases. Their acidic strength also increases. Their acidic strength also increases. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सबके आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, जिस एसिड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन एटम होंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे अब देखो हमारे पास है HNO3, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है HNO3 का, और दूसरा एसिड है HNO2, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। अब आप देख सकते हो टर्मिनल ऑक्सीजन इसमें 2 है और इसमें 1, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो सेंट्रल एटम कॉमन है, सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो जिसमें जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। आया समझ में? यस तो देखो अगर हमारे पास H2SO4 है, और H2SO3 है, तो आप देख सकते हो दोनों में सेंट्रल एटम कॉमन है, सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, इसमें 2 टर्मिनल ऑक्सीजन एटम है और इसमें 1 टर्मिनल ऑक्सीजन एटम है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है भाई? यस यस आगे बढ़े। यस यस ये HClO4 हो गया, ये HClO3 हो गया, ये HClO2 हो गया, और ये HClO हो गया। तो अगर आप यहां पे देखो 3 टर्मिनल ऑक्सीजन, 2 टर्मिनल ऑक्सीजन, 1 टर्मिनल ऑक्सीजन, नो टर्मिनल ऑक्सीजन, सिंगल सेंट्रल एटम है, कॉमन सेंट्रल एटम है, तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब नेचुरल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की भी वही लिमिटेशन है जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड की है, तो हमारे लिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना वो मुश्किल है। तो टाइम सेविंग मेथड तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही होगा। जब सेम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर उसी को अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? यस यस बाकी अगर आप इसको देखोगे जैसे H3PO4, अब स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है इसके बेसिस पे। H3PO4
ये स्ट्रक्चर है H3PO3, H3PO2, तो आप देख रहे हो कि तीनों में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन क्या है, सेम सेम है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। समझ आया कि नहीं? तो Yes. यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथड के बेसिस पे कंक्लूड नहीं हो पाता, ऑर्डर ये है। अब आप नोट करो तीसरा मेथड लिखो, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। अब उसको क्राइटेरिया फालतू ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन मेथड, इसमें नोट करो, इन दिस मेथड it is assumed that in this method it is assumed that in this method it is assumed that all hydrogen are attached with oxygen atom, all hydrogen are attached with oxygen atom only. All hydrogen atom are attached with oxygen atom. Therefore, formula of oxo acid can be written as, तो देखो ऑक्सो एसिड को आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, HMONXP, ये जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसेंशियली होने चाहिए और तीसरा एलिमेंट होना चाहिए जो कि मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। बोल रहे हैं कि जितना हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर है वो सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है? Yes. यस सर। तो अब हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सारा ऑक्सीजन से अटैच है तो जितने हाइड्रोजन उतने OH ग्रुप। ठीक, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब बचा हुआ ऑक्सीजन कितना है? N-M N-1 Into XP. XP। ठीक है, अब ये जो N-M आप देख रहे हो ये क्या है भाई? यही है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। क्या? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। Extra oxygen. फालतू ऑक्सीजन, यही है। फालतू। अब इसी के बेसिस पे एनालिसिस होती है। तो कैसे एनालिसिस होती है देखो, लिखो फर्स्ट केस, इसमें भी फर्स्ट केस लिखो। देखो, as the number of excess oxygen
as the number of excess oxygen per central atom, as the number of excess oxygen per central atom, as the number of excess oxygen per central atom increases, as the number of excess oxygen per central atom, ब्रैकेट में लिख लेना, पर सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट में n माइनस m बाई p। भाई देखो ये x यहाँ पे सेंट्रल एटम है, कितने सेंट्रल Yes, sir. यहाँ पे p नंबर ऑफ P. सेंट्रल एटम है, और एक्सेस ऑक्सीजन कितना है n माइनस m। तो मैंने क्या बोला, एज द नंबर ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन पर सेंट्रल एटम n minus m by p increases acidic strength of oxoacid, acidic strength of oxoacid also increases, acidic strength of oxoacid also increases, acidic strength of oxoacid also increases। क्लियर हो गया भाई? Yes. तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास HClO4 है, H2SO4 है, H3PO4 है और HNO3 है। अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, OH Cl3, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, OH twice OH twice SO2 SO2, ये क्या हो जाएगा, OH thrice thrice P OH Yes. NO2, NO2. ठीक है ना? yes sir तो n माइनस m बाई p, n माइनस m बाई p वैल्यू इस केस में कितनी है, n माइनस m 3 है 3 3/1 और Three p by 1, और इसमें 2/1, 2/1. 2 n माइनस m 2 और p 1, इसमें क्या 1, 1. 1 by 1 इसमें 2. 2/1। 2 by इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HCl HClO4. कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, जो पीछे स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केसेस आपने कंसीडर किए थे ना, एसिडिक एसिड, लेकिन उसमें हाइड्रो एसिड भी थे, तो हाइड्रो एसिड और ऑक्सो एसिड को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के एसिडिक कंपाउंड है। तो आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, HClO4, HClO4. और फिर उसके बाद H2SO4. H2SO4 और HNO3 के केस में आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, Yes, sir. yes sir इस केस के बेसिस पे नहीं कर पा रहे, और सबसे कम H3PO4, ठीक है ना? yes sir अब जिसको आप कंक्लूड नहीं कर पाए उसके लिए फिर दूसरा केस बनता है। समझ में आया? yes Yes. तो केस 2 लिखो, केस 2 लिखो। इफ नो कंक्लूजन कैन बी मेड, if no conclusion can be made, if no conclusion can be made on the basis of previous method, previous मतलब इसकी बात कर रहे हैं, n minus m by p, if no conclusion can be made on the basis of previous method, then number of excess oxygen, then number of excess oxygen per hydroxyl group, number of excess oxygen per hydroxyl group, ये
समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Number of excess oxygen per hydroxyl group is taken into consideration. Is taken into consideration. आगे लिखो, लिखो as this value increases, as this value increases, as this value increases, acidic strength of oxo acid decreases. तो अब जरा एक बार H2SO4 और HNO3 को फिर से कंसीडर करते हैं। क्या लिखा इसको? OH twice SO2 OH NO2 ये लिखा। Yes, sir. N माइनस M बाई P दोनों में क्या आया था भाई? 2/1। 2. Yes. N माइनस M बाई M, इसमें क्या गया? 2/2 और इसमें क्या गया? 2/1 है कि नहीं? तो ये वैल्यू ग्रेटर है, Yes, sir. तो एसिडिक Yes, sir. क्या हो जाएगा? उल्टा। Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. थर्ड केस लिखो, लिखो इफ नो कंक्लूजन कैन बी मेड, if no conclusion can be made, if no conclusion can be made on the basis of, if no conclusion can be made on the basis of previous two methods, if no conclusion can be made on the basis of previous two methods, if no conclusion can be made on the basis of previous two methods, then electronegativity of central atom, electronegativity of central atom, electronegativity of central atom is taken into consideration, is taken into consideration, is taken into consideration. आगे लिखो, as the electronegativity value, as the electronegativity value of central atom increases, as the electronegativity value of central atom increases, as the electronegativity value of central atom increases, acidic strength of oxo acid, acidic strength of oxo acid also increases. Acidic strength of oxo acid also increases. ठीक है? अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास है HClO3, HPO3, HiO3, HNO3, अब हम इनको कंसिडर कर रहे हैं। अब आप अगर देखो तो इसको लिखेंगे OHClO2, इसको लिखेंगे OHPO2, इसको लिखेंगे OHIO2, इसको लिखेंगे OHNO2। ठीक है? तो N माइनस M बाई P वैल्यू भी सब में क्या है? बराबर। N माइनस M बाई M वैल्यू भी सब में क्या है? बराबर। Same. तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम
को अगर देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। Chlorine. Yes. उसके बाद फिर नाइट्रोजन, Yes. उसके Yes, बाद sir. आयोडीन, Iodine. उसके Yes, बाद फिर फास्फोरस। Yes, sir. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा HClO3 का, HClO3. फिर उसके बाद HNO3. HNO3, फिर HiO3. IO3, फिर HPO. HPO3. समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा मेथड है ना, तीसरे मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिंगल सेंट्रल एटम हो, कॉमन सेंट्रल एटम हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट समटाइम्स रिजल्ट जो है वो डिफर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इससे जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, समटाइम्स मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है कि गड़बड़ हो सकता है। तो अगर कभी आपको लग रहा है कि ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके जो अप्रोक्सीमेटली आपको सही दिख रहा हो ऑर्डर, उसको आप टिक कर दो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया पूरा डिस्कशन एसिड बेस कंसेप्ट का। एसिड बेस कंसेप्ट का डिस्कशन अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कल ही करा देना सर, नहीं आज ही करा देता हूँ कुछ। 5 मिनट से टेस्ट हो सकती तैयारी हो जाएगी। अच्छा, वो बात कौन सा है। टेस्ट है? मैथ्स PMC वीक का। है, मैथ का सर। अब 5 मिनट में पूरी तैयारी कर लेगा एकदम। नहीं, एक 1.5 क्वेश्चन हो घंटा। जाएगा सर। हाँ, पहले हेडिंग तो लिख, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो। वैसे डिसोसिएशन टर्म जो है आयनिक कंपाउंड, आयनिक के लिए भी यूज करते हैं और नॉन आयनिक के लिए भी यूज करते हैं। आयनाइजेशन टर्म जो है वो सिर्फ आयनिक के लिए यूज करेंगे, है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको Yes, sir. डिसाइड करने के लिए हम जो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं उसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर को कंसिडर करते हैं, सॉल्वेंट का नेचर को कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, उसके अलावा डाइल्यूशन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कंजुगेट आयन इफेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो टोटल जो है वो 6 फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो मैं आपकी बात मान लेता हूं और इसको नेक्स्ट कल करा क्लास में देंगे। डिस्कस करता हूं। तो डाउट क्लास कल रखनी है, जितेंद्र सर ने कहा मंडे को टेस्ट है, संडे को रख लो फिर। तो फिर कल क्लास रख लें। हाँ रख लो सर, ये इसके बाद सर डाउट क्लास तो उसकी है ना सर, केमिकल इक्विलिब्रियम की। डाउट क्लास में कुछ भी पूछ सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी पूछ सकते हो, थर्मोडायनामिक्स भी पूछ सकते हो। थर्मोडायनामिक्स ही पूछ रहा हूँ तो। जितेंद्र सर ने बोला है आपका शायद थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट होगा ना? यस सर। तो आप कुछ भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स पूछ लेना, केमिकल इक्विलिब्रियम पूछ लेना। तो वो संडे को रखना है। हाँ डाउट को संडे। कल जो है क्लास रखना है फिर। ठीक है ठीक है, ओके बेटा। सर। हाँ बोलो। जो क्वेश्चन मैंने शेयर करा था व्हाट्सएप पे, वो उसका कोई और मेथड नहीं है, मतलब मोलर वो नहीं, उसमें हीट कैपेसिटी अगर गिवन होगी ना, तो हीट कैपेसिटी से जो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज आपको पता चल गया। यस सर। तो टेम्परेचर चेंज से आप ये निकाल लोगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उस प्रोसेस